जीके का जो लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक आता है रिवीजन करने के लिए, उससे आप रिवीजन प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज पढ़ेंगे हम वैदिक काल। तो वैदिक काल की ईस्वी कब से कब तक है वैदिक संस्कृति की? तो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। तो पहला क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक, ध्यान में रखना है कि पहले वैदिक काल को दो भाग में बांटा गया, एक पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक। तो वैदिक काल को कब से? 1500 से 600 ईसा पूर्व। तो और पूर्व वैदिक पहले वाला था, तो 1500 से लेकर 1000। तो एक नंबर में सही आंसर है। तो ये हमारा सही आंसर है, 1500 ईस्वी से ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी। इसमें गलत बता रहा है, कोई बात नहीं। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो उत्तर वैदिक काल बताया ना कि 1500 से 1000 वो हो गया, और 1000 से 600 जो बचा वो उत्तर वैदिक। तो ये बी नंबर सही आंसर है, 1000 से 600 ईसा पूर्व। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है, तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो वीर या योद्धा नहीं हो सकता, क्योंकि योद्धा मतलब युद्ध लड़ने वाला, तो आर्य वो तो नहीं थे, सैनिक नहीं थे। श्रेष्ठ या कुलीन, तो ये सही आंसर है। प्रारंभिक कार्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो वे संस्कृत बोलने वाले थे, वे, ये सही है। वे घुड़सवारी क्या करते थे, तो ये भी सही हो सकता है। वे कई झुंडों में भारत पहुंचे, तो ये भी सही। वे मुख्यतः नगरों में निवास, नगर हो गया शहर, तो ये गलत है, तो ये सही नहीं है। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक के लोगों को नहीं था? तो जौ तो पुराना फसल है, जौ को होगा ये। यानी समझे कि सिंधु सभ्यता के बाद जो वैदिक काल आया था उसमें आर्य यानी कि हिंदू लोग, वो अभी तक चल ही रहा है, हम लोग शायद उसी में आर्य ही आते हैं। तो इनमें से किस फसल का ज्ञान नहीं था? तो जौ का था, उस गेहूँ का भी था, चावल का भी, लेकिन तंबाकू का उस वक्त ज्ञान नहीं था वैदिक काल में। तो ये सही आंसर है, तंबाकू, डी नंबर। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? यानी कि उत्तर वैदिक काल में, पूर्व वैदिक काल में तो होगा ही वेद विरोधी नहीं था उतना, उसमें क्या था, वेद सब लिखने वाला। लेकिन उत्तर वैदिक काल में कुछ आ गए हैं वेद का विरोध करने वाला, अभी भी है ना, कुछ लोग वेद को नहीं मानते हैं। तो उस वक्त जो वेद विरोधी थे या ब्राह्मण विरोधी, तो इसको क्या कहा जाता था? तो इसको कहा जाता था श्रमण। बी नंबर में सही आंसर है, श्रमण। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है वैदिक गणित है, तो हम इसका आंसर कैसे मानेंगे? तो वैदिक गणित जब भी देखे तो गणित में क्या आता है, सूत्र। तो सुलभ सूत्र सही आंसर है, तो सी नंबर का सुलभ सूत्र सही आंसर है हमारा। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो प्राचीन मतलब पहले वाला किस में दी होगी? ऋग्वेद में। निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम का? तो उत्तर वैदिक काल में तो ग्रंथ सब जो लिखे गए थे, तो उसमें देखिए पहले क्या लिखे गए होंगे, वेद। ए नंबर सही आंसर है, देखिए पहले लिखे गए होंगे वेद, उसके बाद ब्राह्मण लिखे गए थे, और आरण्यक उपनिषद। तो ये सही आंसर है, पहले वेद लिखे गए, उसके बाद ब्राह्मण, फिर आरण्यक उपनिषद में जो महाभारत सब आते हैं ये सब। वेदों की संख्या कितनी है? तो ये तो जानते होंगे, वेद की संख्या है 4। तो 10 में 10 मैंने से किया। अब पढ़ेंगे लेवल 2 का ही वैदिक संस्कृति से। कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? तो संयुक्त रूप से त्रयी, हाँ, यानी कि वेद तो कितने हैं, 4, तो 3 को मिला के कहते हैं वेद त्रयी या त्रयी। तो इसमें शामिल है ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। तो ए नंबर सही आंसर है हमारा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। अथर्ववेद इसमें नहीं आते हैं। भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये याद होना चाहिए, सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडक उपनिषद, कठ उपनिषद। सत्यमेव जयते यही दोनों में से है, सत्यमेव जयते किससे लिया गया होगा? मुंडक उपनिषद। अच्छा, मारते हैं सत्यमेव, कंठ मुंडक उपनिषद ही होगा सही आंसर। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? मुंडक उपनिषद से लिया गया सत्यमेव जयते। ऋग्वेदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो सिंधु सभ्यता में पढ़े तो उसमें क्या था, व्यापार था भाई, सभी लोगों का व्यवसाय। लेकिन इसमें क्या था, ऋग्वेदिक शहरी सभ्यता नहीं था, ये एक तरह से ग्रामीण सब यानी हर एक प्रकार के लोग रहते थे, तो पशुपालन थे, और गाय को ही धन मानते थे। ये भी इसमें ये वेद में पढ़ने को मिलता है कि गाय को ही गोधन ही मानते थे, यानी कि उसको धन संपत्ति जो होता था गाय को ही मानते थे। तो पशुपालन से आंसर है। भारतीय संस्कृति का आदि ग्रंथ कहा जाता है, आदि ग्रंथ। आदि मतलब होता है ना शुरू, और अंत एक होता है ना, आदि का उल्टा शब्द क्या होगा, अंत। तो आदि ग्रंथ वो, लेकिन इसमें भारत का अगर आदि ग्रंथ कहे तब तो ऋग्वेद होगा, लेकिन है भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ। संगीत के बारे में सबसे पहले जो लिखा गया था कहाँ, तो सामवेद में।
तो सामवेद सही आंसर है। ऋग्वेद अगर आदि ग्रंथ के तब ऋग्वेद हो सकता है, लेकिन संगीत का आदि ग्रंथ तब सामवेद। प्रथम विधि निर्माता कौन है? प्रथम विधि निर्माता यानी कानून सब जो बनाया था प्रथम, वो कौन थे? तो ये देखिए चाणक्य, चंद्रगुप्त, सेल्यूकस, ये सब तो बाद में हम पढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य सब में, तो मनु सही आंसर है। विधि निर्माता मनु, विधि निर्माता मनु याद रखेंगे। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है, तो ये तो श्रीमद् भगवत गीता, ये सही आंसर है। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो ऋग्वेद में यानी कि पहले, आजकल किसका वैल्यू है? जमीन सबका है वैल्यू, जमीन हर एक लोग खरीदता है तो उसी को संपत्ति अपना मानता है। लेकिन पहले इसका जमीन का नहीं उतना वैल्यू था, पहले गोधन का था, क्योंकि लोग पशुपालन करते थे, तो गोधन होगा इसका सही आंसर। गाय को ही संपत्ति माना करते थे। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो ऋग्वेद के किस मंडल में? तो ये सारे 10वें मंडल में है शूद्र का उल्लेख, तो सही आंसर है ये भी। पुराणों की संख्या कितनी है? ये तो याद होगा 18 पुराण है। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? वैदिक धर्म का प्रमुख लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? यानी वेद में जो वेद जब चल रहा था वैदिक काल, उस समय लोग जो उपासना करते थे यानी पूजा पाठ, वो किसकी करते थे? तो वो करते थे प्रकृति की, यानी कि वह प्रकृति जितने भी पहाड़, पर्वत, वृक्ष, ये सबको पूछते थे। पशु गाय सब हो गया जैसे, ये सबको। तो इसमें हमने एक गलत किए थे, वो भी तो सही। फिर अब लेवल 3 पढ़ेंगे, 5 लेवल पढ़ेंगे, कहीं सिंधु सभ्यता पढ़े थे पहले, अब वैदिक संस्कृति में। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग? तो पुरंदर किसके लिए हुआ? इंद्र के लिए हुआ है, ये आपको याद होना चाहिए कि सभी है, यानी पुरंदर तो इंद्र। शूल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित है? पुस्तक है, तो शूल्ब सूत्र ज्यामिति से है। अस्तोमा सदगमय कहाँ से लिया गया है? तो ये ऋग्वेद से लिया गया भाई, अस्तोमा सदगमय। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे, तो सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? तो वो बसे थे कहाँ? सिंधु नदी के किनारे, और पंजाब में ज़्यादातर बसे थे। अरे यार, तो पंजाब से आंसर है। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक, तो इसका आंसर होना चाहिए वैशेषिक दर्शन के उलूक कनाद। देखिए हाँ, उलूक कनाद से आंसर है वैशेषिक दर्शन के। मीमांसा या पूर्व मीमांसा के दर्शन के प्रतिपादक हैं, तो देखिए एक मीमांसा है या पूर्व मीमांसा, एक होता है बाद वाला मीमांसा को उत्तर मीमांसा कहते हैं, वो यानी बाद वाला, और उसको वेदांत भी कहते हैं। तो वेदांत आएगा तब बादरायण, ये बादरायण। और ऐसे मीमांसा या पूर्व मीमांसा है तब गौतम। देखिए गौतम इसका होना चाहिए, जेमिनी है। अच्छा ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? जेमिनी। मीमांसा या पूर्व मीमांसा का जेमिनी प्रतिपादक थे। वेदांत या उत्तर मीमांसा का तो ये बाद वाला है ना, वेदांत, तो बादरायण। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो ऋग्वेद का 10वां मंडल सोम को समर्पित है, 9वां मंडल सोम को समर्पित है। चलिए हो सकता है। देखिए प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, दासराज युद्ध किस तट पे? तो ये तो आसान है, प्रश्नोई नदी किनारे लड़ा गया था ये युद्ध 10 राजाओं के बीच, तो प्रश्नोई नदी सही आंसर है। धर्मशास्त्र में भू राजस्व की दर क्या है? हाँ, तो जो पहले जो था धर्मशास्त्र में भू राजस्व की दर, तो 1/3, तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। 1/4 भी तो कुछ कम ही है, 1/6 ही था, और 1/8 तो बहुत ही कम, ना के बराबर हो जाता है। तो 1/6 सही आंसर है, यानी 1/6 था, यानी 6 हिस्सा में 1 हिस्सा। तो अब इसमें 2 क्वेश्चन, कोई बात नहीं है। अब लेवल 3 पढ़े थे, 4 2 पढ़े थे ना, 3 सॉरी, लेवल 4। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो ये जुड़ा है, देखिए ब्राह्मण युग से, रामायण युग, हाँ ब्राह्मण युग से जुड़ा है ये 800 से 600। क्या कि पहले क्या आया था? पहले वेद आए, उसके बाद ब्राह्मण आए, यानी वेद फिर ब्राह्मण एक काल भी है समझिए। उसके बाद आए थे क्या बोलते हैं, उसके बाद उपनिषद सब आए थे, तो ब्राह्मण। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? अछूत की अवधारणा जो होता है ना, वो धर्मशास्त्र के काल में। तो ये डी नंबर में है, धर्मशास्त्र के काल में, तो ये सही आंसर है, धर्मशास्त्र के काल में।
गायत्री मंत्र देवी सावित्री को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? गायत्री मंत्र देवी सावित्री को संबंधित है और ये मिलता है गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो भागवत गीता नहीं, ऋग्वेद में मिलता है, ऋग्वेद में, सॉरी। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था, न्याय दर्शन को ये किया था गौतम ने। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण। योग दर्शन के प्रतिपादक थे, तो ये तो आसान ही है, पतंजलि थे योग दर्शन के प्रतिपादक। उपनिषद पुस्तकें हैं, उपनिषद किस पर आधारित हैं? धर्म पर, योग पर, विधि पर, दर्शन पर। तो उपनिषद दर्शन पर होने चाहिए, उपनिषद सही है सर, दर्शन पर। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। हाँ, तो वैदिक साहित्य में यानी कि आर्य लोग जो आए थे सबसे पहले सिंधु नदी किनारे बसे थे और वहीं पे वेद सब लिखे, आसपास ऋषि मुनि सब या भगवान, जैसे माने भगवान का अवतार ही वेद लिख सकते हैं, तो जो भी लिखे हो तो सिंधु नदी अधिकतर ज़्यादातर वर्णित है। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे केकई के, ये याद रखना है। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे केकई के, याद रखना पड़ेगा। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद? ये तो आसान है, ये कठोपनिषद। हाँ, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद, यानी नचिकेता का जो कहानी है वो कठोपनिषद से लिया गया है। तो अब लेवल 5 पढ़ेंगे और लेवल 5 ही तक ही पढ़ेंगे आज, फिर अगले दिन। वैदिक नदी कुभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? वैदिक नदी कुभा यानी काबुल, वो काबुल कहाँ पे है? तो वो तो अफगानिस्तान में, ये आप जानते भी होंगे, अफगानिस्तान से आंसर है। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली। तो कपिल मुनि ने क्या लिखा था, यानी प्रतिपादित क्या कहते हैं? पूर्वमीमांसा, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, उत्तर मीमांसा। तो सांख्य दर्शन देखते हैं यार, हाँ सही आंसर है, सांख्य दर्शन ये कपिल मुनि द्वारा लिखा गया था। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन का प्राचीनतम? हाँ, ये अतरंजी खेड़ा इसका सही आंसर है, यानी अतरंजी खेड़ा से सबसे पहले लौह धातु के प्रचलन के प्रमाण मिले थे। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो ऋग्वेद पर आधारित किसका संकलन? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। यानी ऋग्वेद पर आधारित कौन सा वेद है? तो देखते हैं, सामवेद है, इसका सही आंसर कौन सा है? सामवेद, 2 नंबर। निम्नलिखित में से कौन प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है? प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है, तो भागवत इसका सही आंसर है। क्या कि त्रयी में ये भागवत गीता आता है, ब्रह्मसूत्र आता है और उपनिषद आता है, तो भागवत इसका सही आंसर है। कर्म का सिद्धांत संबंधित है, कर्म का सिद्धांत है मीमांसा से संबंधित है, मीमांसा। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चरक संहिता है, चरक संहिता अर्थशास्त्र, राजनीति, चिकित्सा, धर्म। चरक संहिता किससे हो सकता है संबंधित है? ये हो सकता है चरक संहिता, मतलब ये चिकित्सा से होना चाहिए। अच्छा चलिए देखते हैं, चलिए चिकित्सा से ही होगा। चरक संहिता किससे संबंधित है? चिकित्सा से। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चरक देखिए, चरक मतलब एक बार इसको, यानी कौन सा राजा थे, मौर्य वंश के कोई राजा थे, उसका इलाज भी किया था, तो चिकित्सा से ही संबंधित होगा, जड़ी बूटी सब देते होंगे। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है, तो यज्ञ किससे चलता है? ऋग्वेद, सामवेद, ऋग्वेद से नहीं, सामवेद से नहीं, ब्राह्मण ग्रंथ से, यजुर्वेद। वैदिक युगीन सभा, वैदिक युगीन सभा यानी इसके बारे में बताना है। गांव के व्यवसायिक लोगों की संस्था थी, या राज दरबार होता था, मंत्री परिषद थी, राष्ट्रीय सभा थी? इसका आंसर क्या होना चाहिए? वैदिक युगीन सभा गांव के व्यवसायिक लोगों की संस्था थी, राज दरबार था, या फिर मंत्री परिषद थी? देखिए वैदिक युगीन सभा, सभा में तो मंत्री परिषद, राष्ट्रीय सभा थी नहीं, राष्ट्रीय उस समय तो देश का निर्माण होता, ये नहीं, राज दरबार होता था, राज दरबार में नहीं, सभा है, तो वैदिक युगीन में जो सभा होता होगा तो राज दरबार तो नहीं, राजा महाराजा नहीं। गांव के व्यवसायिक लोगों की संस्था थी, गांव के व्यवसायिक लोगों की संस्था थी नहीं, व्यवसायिक लोगों के, व्यवसायिक मतलब हो गया व्यापार से संबंधित, वो तो नहीं, मंत्री परिषद ही होगी, तो मंत्री परिषद सही आंसर है। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी, तो वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी निरंकुश, प्रजातंत्र, गणतंत्र, वंशानुगत, राजतंत्र। तो इसमें होना चाहिए